दोस्तों फ़िलहाल हमारे साथ आज़मगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम साहब मौजूद हैं और हम अलग अलग मुद्दों से इनसे बात करेंगे, वसीम साहब से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वसीम साहब आपसे जानेंगे कि आज़मगढ़ में आपने लगभग 8 साल से भी ज़्यादा का समय दिया है और इस पे उस समय मतलब 8 साल पहले और अभी में सियासत तो सेम है, विकास आप कितना देख पा रहे हैं कि आज़मगढ़ में नेताओं ने 8 साल में कितना विकास दिया? क्योंकि जर्नलिस्ट यही चीज़ों को नोट करता है कि विकास कितना हुआ, जनता कितना खुश है अपने पॉलिटिकल लीडरों से। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और 8 साल में चीज़ें बहुत बदली हैं जी, और सबने अपने अपने समय में थोड़ा मोड़ा जो भी है जिससे जो हो पाया है काम किया है। और 8 साल में कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे अगर देखा जाए तो विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक राजकीय विश्वविद्यालय आज़मगढ़ को मिला है जिसका निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और उसकी प्रॉपर मतलब उससे संबद्ध बहुत सारे महाविद्यालय हो चुके हैं और बच्चे उसमें एडमिशन लेकर के उनका सत्र भी चल रहा है, डीएवी कॉलेज से वो संचालित हो रहा है। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो ये हुआ है। और इन 8 सालों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है जो आज़मगढ़ को कनेक्ट करते हुए आगे तक जाता है। जी। तो जो लखनऊ की दूरी पहले 8-8 घंटे 6-6 घंटे लग जाते थे, सामान्य रूप से अब वो 3 घंटे में आराम से, आप 3-3.5 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं और कुछ तो बढ़ा है पहले से, कुछ तो बेहतर, कुछ तो बदलाव हुए हैं। अच्छा, अभी एक हाल ही की घटना है मणिपुर की एक घटना है जिसमें आपने देखा कि बच्ची के साथ क्या हुआ। ऐसी घटनाओं को लेकर, हालांकि पत्रकार का काम ही है सरकार की उल्लेखना करना। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या ऐसे में अभी होना चाहिए? सामने चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव, उसके बाद वही सरकार अभी रूलिंग में है वो जो कहती है कि बेटी बचाओ, और ऐसी घटना हो जाती है। पार्टी में सभी शांत हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ नाराज़गी जताते हैं, कुछ होता नहीं है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है और इस देश की बेटियों का दुर्भाग्य है जी। और हम सभी कहीं ना कहीं, हमें जन्म देने वाली स्त्री ही है, स्त्री ही जन्म देती है। और देखा जाए मोटा मोटा मिला करके तो अब तक जब से समाज में जागरूकता बढ़ी, पहले बहुत सारे केसेस हुआ करते थे, ठीक है, जो मीडिया के थ्रू से आम जन तक नहीं पहुंच पाता था। अब तो एक छोटी सी घटना होती है, देश के कोने कोने में वो हाईलाइट हो जाती है। अब तक बहुत सारी सरकारें आई गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भी सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जोर लगा रहे हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद अफसोस है कि इस देश की बेटियों के लिए किसी ने ईमानदारी से कोई कार्य नहीं किया है ना। बेटियों का शोषण नहीं रुका। बेटियों के साथ मणिपुर में क्या हुआ उस पर कड़ा एक्शन लेने के बजाय आप देख रहे हैं कि मोदी जी मानसून सत्र में हाजिर नहीं हो रहे हैं। लोग उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको अब बुलाने की बातचीत चल रही है ताकि वो मणिपुर पे बात करें। तो वहीं स्मृति ईरानी का भी हमने देखा, वो जब भी विपक्ष पे हमला करना होता है तो बड़ी तेज़ी से कर डालती हैं, बहुत तेज़ बोलती हैं। संसद में आपने देखा किस तरह से वो गरज रही थी। लेकिन क्या आप किसी घटना का जस्टिफिकेशन इस तरह से करेंगे कि वहाँ हुआ तो नहीं बोला, बिल्कुल वहाँ के बारे में नहीं बोला, बिहार के बारे में नहीं बोला, बंगाल के बारे में नहीं बोला, राजस्थान के बारे में नहीं बोला? आप तो समूचे देश की मंत्री हैं ना उस विभाग की। जी। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? मणिपुर की घटना हुई तो क्या मणिपुर की घटना जैसा बिहार में भी हुआ, क्या राजस्थान में भी हुआ जो आप इस तरह का बात बोल रही हैं? तो खाली जब बात आती है जैसे मणिपुर जैसे केसेस की, तो सरकार वहाँ पे अपने आप को ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पा रही है जी। और विपक्ष इस पे जवाब चाहती है सरकार से, सरकार भाग रही है। यही सच्चाई है कि बेटियों की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक उनके साथ जितने भी इस तरह के शोषण के कार्य हुए हैं, जितने भी इस तरह के मतलब जघन्य इस तरह का कांड हुआ है, उस पर न्याय ना देते हुए, उस पर कड़ा एक्शन ना लेते हुए खाली लफाजी हो रही है। अच्छा, आपने अभी एक शब्द का उपयोग किया है, मीडिया। आप उसी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। जी। मैं जानना चाहूँगा कि पहले के जो पत्रकार थे उन्हें
एक लगभग डीएम का दर्जा दिया जाता था। किसी क्षेत्र में अगर वो चला जाए तो आसपास का कुनबा उसे देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए चला आता था कि फ़ला आदमी पत्रकार हैं, फ़ला चैनल से, फ़ला टीवी चैनल से, अखबार से। आज के समय में क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि पत्रकारों को घिनी नज़र से देखते हैं कि अरे पहले वो पूछ लेते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वेब टीवी चैनल, ये क्या है? मीडिया तो मीडिया, पत्रकार तो पत्रकार। अब उसको डिवाइड किया जा रहा है हिंदुओं की मुसलमान की तरह, धर्म बांटा जा रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? असल में जिस तरह से जाति और धर्म का दंश इस देश में फैला दिया गया है, उसी तरह से मीडिया को लेकर भी तमाम अवधारणाएं बन गई हैं। दूसरी बात यह है कि मीडिया की निष्पक्षता पे जो सवाल है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मीडिया जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 के पहले जिस तरह से, जैसे निर्भया का कांड ले लीजिए, जी। ठीक है, निर्भया का जब हुआ था तो मनमोहन सिंह जी ने खुद आकर के मीडिया में ब्रीफिंग किया था, उस घटना को लेकर के जिम्मेदारी ली थी उन्होंने और कहा था कि मेरी भी 3 बच्चियां हैं और मैं सोचता हूं कि जिस तरह की चीज़ें निर्भया के साथ हुई, कितना उसने दर्द झेला होगा, कितनी तड़पी होगी, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। लेकिन आज देख लीजिए, ना तो कोई पूछने वाला, ना तो कोई बताने वाला है। सिर्फ एक घटना नहीं सर, किसानों को लेकर और पहलवानों को लेकर, जलराम मणिपुर की बेटियों की इज्जत शर्मसार हुई, ऐसे बहुत से, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनाव पर क्या इस सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टप्पी या पटकी खेलना या देखना या सामना करना पड़ेगा? फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। फ़र्क देखिए, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया तो फ़र्क तो पड़ा। अगर उस फ़र्क का असर हमें मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में देखने को मिल गया तो समझिए फिर 2024 के चुनाव में डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा ये मैटर। अच्छा। जो तमाम चीज़ें हो रही हैं देश में, जिसको लेकर के हाय तौबा मचा है, इतने महीनों से मणिपुर जल रहा है, उसका कोई मतलब क्यों आखिर उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों नहीं जाकर के वहाँ पे शांति बहाली की कोशिशें तेज की जाती हैं? उस पे नाकाम करके स्मृति ईरानी जैसी मंत्री जो खाली ज़बान चलाती हैं, वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी गए तो दंगा भड़क गया मणिपुर में। राहुल गांधी कब गए थे? राहुल गांधी एकदम लास्ट में गए थे, वो जून में गए थे वो। और कितने समय से वो दंगा वहाँ पे भड़का हुआ है। जब कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे उस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा था। तमाम लोग जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं वो उस वक्त भी मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे थे कि आप मणिपुर पे बोलिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि देश सुरक्षित हाथों में अगर देना है तो मोदी जी को वोट देना है। अगर कर्नाटका में अच्छी सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सरकार चाहिए तो आपको बीजेपी को जिताना है, और अगर आप कांग्रेस को जिता देंगे तो कर्नाटका में दंगे भड़क जाएंगे। सेम टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में थी, वहाँ के लिए इन्होंने क्या किया उस पर कोई भी इस तरह का ये मिसाल पेश नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जिससे देश की जनता को भरोसा हो सके कि हाँ सरकार जो कहती है वो करती है। अच्छा वसीम साहब, मैंने आखिरी सवाल, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, पहले तो जो इस समय सबसे ख़ास हो रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है इस 2 ग्रुप के ज़रिए, एक एनडीए, दूसरा इंडिया, ये दोनों ग्रुप में एज अ जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं, कौन सा बेहतर ग्रुप है लोगों के लिए? देखिए, इस पे तो देश की जनता ही बताएगी कि कौन सा देश के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं, आप एनडीए को डिनाई नहीं कर सकते, है ना। ये मेरा अपना सोचना है। देखिए, आलोचना हम उन्हीं कामों का कर सकते हैं जिनका जनता को नुकसान होता है, जिससे देश की छवि खराब होती है। जैसे मणिपुर की घटना है, उसकी आलोचना हो रही है। तमाम जो वायदे किए गए पूर्व में, अगर वो ना पूरा होते हैं तो उसकी आलोचना करना एक जर्नलिस्ट का, एक समाजसेवी का, एक नेता का काम होता है। एक जागरूक जनता का भी काम होता है कि वो इन प्रश्नों को अपने नेताओं से पूछे, नेताओं पे प्रेशराइज करे कि आप जा कर के देश के प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से या संसद में हमारी बात को रखें। ठीक है, तो ये तो सबका काम है। और रहा सवाल इंडिया वर्सेज एनडीए का, जो आपने बात किया, वो देश की जनता एनालिसिस करेगी इसका कि देश के लिए क्या बेहतर है। सरकार भी तो दावा कर रही है कि तीसरी बार हम लोग आएंगे, और उसके लिए मोदी जी ने खूब तैयारी भी कर ली है। अभी तक तो डबल इंजन, अब ट्रिपल इंजन की भी कोशिश की जा रही है, फिर से नई ट्रेन शुरू की जा रही है। वैसे मैं एक बात आखिरी बार जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल मेरा ये रहा आपसे, आपका भी तो एक वोट है, सबसे बड़ी ताकत आपके हाथों में भी है, सामने चुनाव भी है, किसी न किसी को तो आप भी मत अपना देंगे ही। आपने सांसद में क्या देखना चाहेंगे? फ़िलहाल के जो सांसद हैं वो बेहतर हैं, या कुछ सांसद में अपने क्या देखना चाहेंगे? सांसद के ज़रिए प्रधानमंत्री में क्या देखना चाहेंगे, कौन सी क्वालिटी, क्या ये प्रधानमंत्री उस क्वालिटी में बराबर होते हैं कि नहीं, या कुछ कमी है? पूरा ब्रीफली।
देखिए, वोट तो एक अपना निजी मसला होता है। आप जिसे पसंद करते हैं वोट देते हैं। अब रहा सवाल, जैसे हमारे सांसद हैं, मेरा घर लालगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है जी। और रहता मैं सदर में हूँ। तो मान लीजिए अभी तक लालगंज क्षेत्र से ना कोई ऐसा सांसद आया है जिसको वोट दे करके हमें बहुत प्राउड फील हुआ हो, इसने जनता के लिए ऐसा काम कर दिया हो, और ना ही सदर के क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई सांसद आया है जिसको देख के जनता को लगे कि हाँ, इनसे हमारी आशाएं पूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, अभी के सांसद पे मैं टोकना चाहूँगा। अभी के सांसद पे तो लोग बहुत खुश हैं। अब तक जितने लोग यहाँ पे सांसद बने हैं जी, उनमें से दिनेश लाल यादव निरहुआ का पक्ष थोड़ा सा ये मजबूत हो जाता है कि जैसे वो आजमगढ़ ज़िले में रहते ज़्यादा हैं जी। तो कुछ लोग जिनको समस्याएं होती हैं उनसे डायरेक्टली जाके मिल के अपनी बात तो कह लेते हैं। पहले ये बिल्कुल असंभव सा लगता था। क्यों? अखिलेश यादव तो जमीनी नेता हैं, लोगों के बारे में सोचते थे, कहते हैं कि हम आजमगढ़ को हमारा गढ़ है। अखिलेश को लोगों ने इसलिए जिताया कि अखिलेश बड़े नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लोगों की एक आशा थी कि अगर ये जीतेंगे तो विकास होगा और तमाम चीज़ें होंगी। और उसके बाद 22 में जब चुनाव हुए तो अखिलेश जी ने इस लोकसभा सीट को छोड़ करके करहल से अपनी विधायकी को जारी रखा। तो उतना कुछ तो मुझे नहीं लगता सकारात्मक, जो जनता को अपेक्षाएं थी कि एक बड़ा नेता है, बहुत कुछ होगा, उस तरह से कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, एक बात ये भी जानना चाहूँगा, एक आम नेता जिसका मतलब दिनेश लाल यादव, जिनका अभी कोई भी राजनीतिक बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं रहा है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को इतना वोटों से हराए हैं, उनके मतलब उन्हीं की पार्टी के लोगों को, धर्मेंद्र यादव को। अब उसमें एक मामला ये फंस रहा है कि हम वो गढ़ कहते थे समाजवादी पार्टी को, हमारे ज़िले को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते थे आजमगढ़ को। अब इसमें फंस रहा है जब गढ़ रहा नहीं, तो फिर क्या, कौन मालिक हुआ, कैसे कुछ है? गढ़ का कुछ ऐसा मामला नहीं है जी। ये समाजवादी विचारधारा की ज़मीन है आजमगढ़। अच्छा। समाजवादी पार्टी की नहीं, समाजवादी विचारधारा। क्या विचारधारा? समाजवादी विचारधारा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में हो, कांग्रेस में भी हो सकता है और वो बसपा में भी हो सकता है। तो इस चुनाव को छोड़ दीजिए, इससे पिछला वाला जो चुनाव है उसमें बसपा के भी विधायक थे, है ना। तो आप जब मोटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, 10 विधायक तो हैं यहाँ पे। और जो आपने धर्मेंद्र यादव का बात किया, धर्मेंद्र यादव 10 विधायक रहते हुए भी अगर चुनाव हार जाएं तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल उसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपने अपने तरीके से लोगों ने कहा। अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार में ना आना भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव की हार का एक वजह बन गया। अखिलेश जी ने क्यों उस चुनाव से दूरी बनाई थी मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रहा दिनेश लाल यादव निरहुआ का, तो उन्होंने भी जितने वायदे किए मुझे नहीं लगता कि उसका 20% भी पूरा हुआ है। अच्छा, सिर्फ प्रचार हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि काम हो रहे हैं, या सच में काम हो रहे हैं? यहीं बाहर निकल जाइए, गड्ढा मुक्त की बात होती है। अब ये देखिए सामने हमारे, एक बार मैं चाहूँगा कि छायाकार महोदय से कैमरामैन साहब दिखाएं जरा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़। ये कार्यालय के सामने ही हम लोग कुंवर सिंह उद्यान पार्क में बात कर रहे हैं आपसे। और बाहर निकल के देखिएगा तो कम से कम रोड में आपको 1.5 से 2 फीट का गड्ढा मिल जाएगा और काफ़ी उसका जो चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ज़िले के कोने कोने से आखिरी छोर से आएगा पुलिस कप्तान के यहाँ, डीएम ऑफिस में आएगा अपने काम को लेकर के, और वो इन सड़कों को, इस सड़क को देखेगा, खास करके इसी सड़क को देख लीजिए। वैसे तो बहुत सारी ख़राब है, इसी सड़क को देख करके वो क्या अंदाज़ा लगाएगा जब आजमगढ़ कप्तान साहब का खुद ही नहीं सही है। अगर आजमगढ़ मुख्यालय का ये हाल है तो दूसरी जगहों का क्या होगा? तो कितना काम हुआ आप बताइए। दिनेश लाल यादव ने चुनाव में उतरने से पहले जब ये उपचुनाव हो रहा था तो देखा था, उन्होंने दिवारा क्षेत्र में गए थे, बाढ़ से जनता परेशान थी, लेकिन चुनाव तो पहले हुए थे। तो जनता को उन्होंने उम्मीदें जताई कि भरोसा दिलाया कि हम आएंगे तो विकास होगा, ये होगा। 12 पुलिया उन्होंने नोटिफाई किया था, 12 पुलिया का निर्माण होगा। आज जाके देखिए 2-4 घर आपको हाजीपुर में ऐसे गिरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि जितना लोग कहते हैं उतना करते ही हैं? अगर जितना कहते हैं उसका 50% भी लोग कर दें तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ वसीम साहब बात करने के लिए, समय देने का। और दर्शकों, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, यदि आजमगढ़ घूमना है तो एक बार वसीम भाई से बात कर लें आप, तो आप पूरा आजमगढ़ 1 मिनट में घूम सकते हैं। लगभग हमने आपको आजमगढ़ घुमा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।